नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो कि केवीएस मदान की बुक है। दोस्तों, इसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 शिक्षण अभिक्षमता पढ़ रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका भाग 4 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कृपया जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिल सके। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में आज तक किसी ने ऑडियो बुक कभी भी यूट्यूब पर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कराया है यूजीसी नेट की। तो केवीएस मदान की पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और ये एक हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग अपना भला तो करिए ही, दूसरों का भी भला करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है दोस्तों वो आपको आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में पार्ट 4 भाग 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा शिक्षण विधि और सहायक सामग्री से संबंधित डेल का अनुभव त्रिकोण। तो आज का वीडियो में दोस्तों हम लोगों को इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। डेल का अनुभव त्रिकोण एक ऐसा मॉडल है जिसमें शिक्षण योजना और अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अनेक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। यह 1960 के दशक के दौरान प्रतिपादित हुआ था। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें इसके अनुसार शब्दों को पढ़ना सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि है, जिसे त्रिकोण के शीर्ष पर दर्शाया गया है। जैसे जैसे हम त्रिकोण आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम त्रिकोण के नीचे की ओर जाते हैं, छात्र का शिक्षण अनुभव और धारणा शक्ति जो है या स्मृति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी होती जाती है। इसे करके सीखने अनुभवात्मक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम के रूप में भी, ठीक है, क्रियात्मक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जाना जाता है, एक सेकंड दोस्तों, जाना जाता है। आगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितने संवेदक अंग सम्मिलित होंगे, ग्रहण उतना ही अधिक होगा। इससे शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में भी सहायता मिलती है। ठीक है, आइए त्रिकोण देख लेते हैं दोस्तों। सहायता मिलती है। आइए त्रिकोण को थोड़ा समझा जाए, थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि एक ही पेज पे समाहित हो जाए। हम लोग आराम से इसको पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, हाँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैंने मिनिमाइज़ करके इसको छोटा कर दिया है। सामान्यतः एक व्यक्ति कितना याद रख पाता है, ठीक है, ये त्रिकोण के द्वारा ये दर्शाया गया है। अधिगम के परिणाम क्या होते हैं ये भी बताया गया है। ठीक है, पहले शब्द पढ़ना। जो वे पढ़ते हैं उसका 10% बस वो ज्ञात रखते हैं। ठीक है, जो वे सुनते हैं उसका केवल 20% जो है वो याद रख पाते हैं। व्याख्यान सुनना, जैसे व्याख्यान जब लेक्चर बोला जाता है तो इंसान सुनता है ना, तो बस उसी को वो 20% तक वो ग्रहण रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्थिर चित्र देखना। जब हम लोग चित्र को देखते हैं, इमेज को देखते हैं, तो जो वे देखते हैं उसका वो 30% तक याद कर पाते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे है
इसमें अधिगम के परिणाम में दोस्तों था परिभाषित करना, वर्णन करना, सूचीबद्ध करना, व्याख्या करना। ठीक है, ये सब आता है इसमें, शब्द पढ़ना और व्याख्यान सुनना वाले में। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा स्थिर चित्र देखना जो था उसमें 30% ज्ञात रहता है, मतलब दिमाग में घुसता है। आगे गतिशील चित्र देखना और प्रदर्शित वस्तुओं को देखना। ठीक है, प्रदर्शित वस्तुओं को यानी प्रदर्शन करना, लागू करना और अभ्यास करना। अगर ये सब कुछ समाहित रहती है दोस्तों, प्रदर्शन विधि भी अगर समाहित रहती है तो हमको कम से कम जो वे सुनते हैं एवं देखते हैं, मतलब हम सुनते भी हैं और उसको देखते भी हैं, मतलब देख रहे हैं उस चीज़ को और उसके बारे में हम सुन भी रहे हैं, तो वो हम लोगों को 50% तक ज्ञात रहेगा, मतलब याद रहेगा। ठीक है, आगे है दोस्तों जो वे कहते हैं और लिखते हैं उसका हमें 70% तक याद रहता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग किसी चीज़ को कोई कहता है, ठीक, तो हम लोग उसको लिखते हैं और उसको देखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो हम लोगों को कम से कम 70% जो है लर्न रहेगा। क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं तो हमारे माइंड में भी आगे का वर्ड्स चलता रहता है, और हम लोग देखते तो हैं ही, देखने से तो पता ही है, आप लोग चित्र जब किसी चीज़ का देखेंगे तो कम से कम 30% के लगभग तो आपको देखने से ही याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे दोस्तों, कार्यशाला में सहभागिता, पात्र अभिनय, ठीक है, और प्रतिरूप या सतत अनुकरण जो होता है वो हम लोगों को कहने और लिखने के बाद 70% तक याद रहता है। आगे दोस्तों यथार्थपूर्ण विश्लेषण करना, योजनाबद्ध करना, सृजन करना या मूल्यांकन करना। ठीक है, ये सब तरीका है। आगे दोस्तों जो वे करते हैं उसका हमें 90% तक ज्ञात रहता है। प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण वास्तविक अनुभव जो किया जाता है, ठीक है, वो हम लोगों को 90% तक ज्ञात रहता है। देखिए किसी भी चीज़ को दोस्तों याद करने के लिए उसको रट्टा मत मारिए आप लोग, नियमतः है आप लोग पहले उसको अच्छे से रीड करिए, 2 से 4 बार उसको रीड करिए, फिर आप अपने माइंड से उस आंसर को लिखने की कोशिश करिए, फिर आपको जो जो आंसर में छूटा रहेगा फिर आप उसको रिवाइज़ करिए, एक बार उसको 2 बार पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपके मेमोरी में उसका चित्र भी बनता रहेगा, इमेजेस भी बनती रहेंगी, और आपको वो पॉइंट्स जो आप लोग जहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, जहाँ छोड़ रहे हैं, आप बार बार जब अभ्यास करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा कि जहाँ पे आपकी त्रुटियां हो रही हैं वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका त्रिकोण नियम था। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं नॉर्मल तरीके से। जो वे पढ़ते हैं उसका वो 10% याद करते हैं, जो वे सुनते हैं उसका 20% याद करते हैं, जो वे देखते हैं उसका 30%, जो वे सुनते और देखते हैं वो 50%, जो वे कहते और लिखते हैं उनका 70%, जो वे करते हैं उसका 90%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा मूल्यांकन का अर्थ आइए देख लेते हैं। ठीक है, चेतना अवस्था में मनुष्य निरंतर मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अन्य शब्दों में मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करता है और छात्रों की प्रगति के स्तर का अनुमान लगाने में शिक्षक की सहायता करता है। इसके अलावा मूल्यांकन को व्यापक सामाजिक एवं निर्णायक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। आगे है दोस्तों टॉर्गर्सन एवं एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन की परस्पर निर्भरता, मतलब ये सब कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। शिक्षण
को सीखने की सुविधा की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है और शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, मनोदृष्टि, कौशल, आदतों और क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। मूल्यांकन शिक्षण के सीखने की सुविधा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन तीनों शिक्षाप्रद यानी एजुकेटिव प्रक्रिया के पहलुओं पर परस्पर निर्भर है। आगे दोस्तों, शिक्षा प्रणाली के 4 महत्वपूर्ण कारकों उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि और मूल्यांकन के बीच में प्रत्यक्ष रूप से सीधा संबंध है। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 ईस्वी में प्रस्तुत की 1966 ईस्वी में प्रस्तुत की थी ने इस पर अपनी विशेष टिप्पणी की। यह इस बात पर सहमत थी कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह परिचित रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन की वांछनीय विशेषताएं। आइए देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूल्यांकन की वांछनीय विशेषताएं। पहला पॉइंट है व्यापकता। शिक्षक को छात्रों के विकास के सभी पहलुओं का आकलन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, निरंतरता। मूल्यांकन शिक्षा के रूप में एक सतत प्रक्रिया है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मूल्यांकन कार्य को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन यह एक निरंतर प्रक्रिया है। आगे है केंद्रीय विद्यालय सेकेंडरी बोर्ड द्वारा स्थापित सतत और व्यापक मूल्यांकन भी इन 2 मापदंडों पर आधारित है। CCE से छात्रों की शिक्षण संबंधित कठिनाइयों को दूर करने एवं परीक्षा परिणाम सुधारने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। 2015 के प्रारंभ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रेष्ठ अंतर्विषय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने एवं लचीले विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को आरंभ किया। इस सुधार के अंतर्गत 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजना की शुरुआत की गई। CBSE छात्रों को मूल, वैकल्पिक या मुख्य यानी माइनर या कौशल आधारित पाठ्यक्रम सम्मिलित करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित है, जो पारंपरिक अंक प्रणाली से बेहतर मानी जाती है। इससे छात्रों को न केवल भारत के भीतर स्थित संस्थाओं में स्थानांतरित करना सरल होगा, अपितु देश के बाहर भी उसके स्थानांतरण की संभावनाएं बढ़ेगी। ग्रेडिंग प्रणाली से संभावित नियोक्ताओं को भी उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन करने में सुविधा रहेगी। UGC ने मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता लाने और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत पर आधारित मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगे है दोस्तों विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के लाभ।
पहला पॉइंट, इसकी सहायता से शिक्षा प्रणाली को शिक्षक केंद्रित शिक्षा से छात्र केंद्रित शिक्षा का स्वरूप मिलता है। नंबर 2, कुछ शर्तों के साथ छात्र जितने चाहे क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है नंबर 3 पॉइंट, सीबीएसई छात्रों को अंतर अनुशासनात्मक इंट्रा अनुशासनात्मक कौशल का पाठ्यक्रम चयन करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र अर्थशास्त्र के साथ भौतिकी, माइक्रोबायोलॉजी के साथ रसायन विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान आदि का अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 4, सीबीसीएस था दोस्तों, सीबीएसई पढ़ रहे होंगे तो माफ़ करिएगा, उसके लिए सीबीसीएस होगा। ठीक है, आगे नंबर 4 पॉइंट, सीबीसीएस से हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार व्यापक होगा और हम वैश्विक मानकों की बराबरी कर सकेंगे। नंबर 5 दोस्तों, सीबीसीएस छात्रों को लचीलापन प्रदान करता है कि वे अलग अलग समय पर विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर पाएँ। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 6 पॉइंट, एक संस्था में अर्जित क्रेडिट को दूसरे संस्था में स्थानांतरित किया जा सकता है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की सीमाएं। नंबर 1, सटीक अंकों का अनुमान लगाना कठिन। नंबर 2, शिक्षकों के काम में उतार चढ़ाव। नंबर 3, शिक्षा के प्रसार के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं की मांग। ठीक है, आगे है दोस्तों मूल्यांकन के मुख्य लाभ। आइए देख लेते हैं मूल्यांकन के मुख्य लाभ क्या क्या हैं। मूल्यांकन परिणामों के संक्षिप्तीकरण के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता है। इसका भविष्य में शिक्षण प्रणाली में किए जाने के सुधार पर भी अनुकूल प्रभाव होना चाहिए। मूल्यांकन के निम्नलिखित मुख्य लाभ हैं। क्या है देखते हैं। पहला, मूल्यांकन से छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन किया जा सकता है। यह छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए सही मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। नंबर 2, इससे छात्रों को और प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। सिर्फ इस बात का एहसास मात्र ही कि आपका मूल्यांकन किया जा रहा है या किया जा सकता है, आपको और परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। इससे विद्यार्थी सजग रहता है। नंबर 3, यह छात्र हित में सुगम योजनाएं बनाने में भी सहायक होता है। नंबर 4, इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया जाता है। नंबर 5 दोस्तों, परीक्षाओं के नतीजों से अंतर संस्थागत तुलना में सहायता मिलती है। नंबर 6, इससे चयन, वर्गीकरण, नियुक्ति, पदोन्नति जैसे निर्णय ज़्यादा समव्यावसायिक ढंग से किए जा सकते हैं। नंबर 7, इससे माता पिता को भी बच्चों की शिक्षा में प्रगति का भी नियमित रूप से पता चलता है। आगे है दोस्तों मूल्यांकन तकनीकों का वर्गीकरण। मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का अंत नहीं माना जाना चाहिए, अपितु इसे एक विद्यार्थी के व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाने के लिए एक वैध प्रमाण माना जाना चाहिए। इसलिए एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जो छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायता करे। इसे परिणामात्मक और गुणात्मक तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओके, आगे दोस्तों परिणामात्मक तकनीकें।
पहला पॉइंट है दोस्तों लिखित परीक्षा। इसे कागज पेंसिल परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इस तकनीक में प्रश्नों के निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखे जाते हैं। नंबर 2 मौखिक परीक्षा। यह परीक्षा लिखित परीक्षा की पूरक होती है। उदाहरण के लिए पढ़ने की क्षमता का परीक्षण, उच्चारण और मौखिक परीक्षा। नंबर 3 दोस्तों व्यावहारिक परीक्षा। यह परीक्षा छात्रों के प्रयोगात्मक एवं क्रिया कौशल परीक्षण के लिए आवश्यक होती है। यह विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिल्प और संगीत विषयों से संबंधित होती है। गुणात्मक तकनीकें। नंबर 1 अवलोकन और साक्षात्कार। अवलोकन का उपयोग नियंत्रित और अनियंत्रित परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कई परिस्थितियों में साक्षात्कार को भी बेहतर माना गया है, क्योंकि आमतौर पर छात्र लिखने के बजाय बात करने में अधिक इच्छुक होते हैं। नंबर 2 जांच सूची। जांच सूची वह उपकरण है जिसे छात्रों की व्यवहार प्रवृत्तियों के बारे में प्रमाण इकट्ठा करने और रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है नंबर 3 क्रम निर्धारण पैमाना। यह विधि स्थिति, वस्तु या चरित्र के बारे में राय या निर्णय की अभिव्यक्ति से संबंधित होती है। क्रम निर्धारण पैमाना एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा निर्णय की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। नंबर 4 पॉइंट संचित रिकॉर्ड। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड संचयी रिकॉर्ड कार्ड है और छात्रों की डायरी इत्यादि ऐसे उपकरण हैं जिन्हें छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकारी पता करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। संचित रिकॉर्ड को दोस्तों एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड संचयी रिकॉर्ड कार्ड और छात्रों की डायरी इत्यादि ऐसे उपकरण हैं जिन्हें छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकारी पता करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों निर्देश के सोपानों के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार। नेट परीक्षा में इस मूल्यांकन के इस प्रकार के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग। ठीक है, निर्देश के सोपानों के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार, इसको एक लोग नोट कर लीजिएगा इसको कॉपी में, यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। शिक्षा के विभिन्न चरणों में मूल्यांकन को एकीकृत किया गया है। मूल्यांकन के 4 प्रकार होते हैं। पहला स्थानन, प्रारंभिक, निदान और योगात्मक। ठीक है, याद रखिएगा स्थानन मूल्यांकन, प्रारंभिक, निदान और योगात्मक। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नंबर 1 स्थानन मूल्यांकन। यह छात्रों के उस ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है जो शिक्षण के शुरुआत में आवश्यक होते हैं। स्थानन मूल्यांकन का उद्देश्य किसी कोर्स या विषय के लिए शिक्षार्थी की योग्यता की जांच करना होता है। इसी उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को भी आयोजित किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों निर्णयात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। जब शिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियां प्रगति पर हो, यह विधि कार्यक्रम का महत्व जानने में सहायक होती है और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह छात्रों की शिक्षण संबंधी त्रुटियों को सुधारने में भी सहायक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण और
उपचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को इससे संबंधित जानकारी प्रदान करता है। क्विज, इकाई परीक्षण और अध्याय अध्याय परीक्षण मूल्यांकन उपकरणों के मुख्य उदाहरण हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि आंग्ल भाषा के शब्द आंकलन असेसमेंट आंग्ल भाषा के शब्द असेसमेंट यानी आंकलन को निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित किया जा सकता है। आगे दोस्तों नंबर 3 हमारा है नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन जिसे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने की सीमा निर्धारित करता है। नैदानिक मूल्यांकन इससे एक कदम आगे की प्रक्रिया होती है जिसमें छात्रों को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार ये परीक्षण काफ़ी व्यापक और विस्तृत होते हैं। आगे है नंबर 4 दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन को बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन कार्यक्रम की गतिविधियों के अंत में कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। यह मूल्यांकन परिणामों पर केंद्रित होती है। योगात्मक मूल्यांकन में आमतौर पर मौखिक रिपोर्ट, परियोजनाओं, लिखित परीक्षाओं और शिक्षक जनित आंतरिक मूल्यांकन को समावेशित किया जाता है। इसमें यह भी पता चलता है कि छात्र कैसे संतोषजनक एवं अच्छे तरीके से शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। आंग्ल भाषा के शब्द इवैल्यूएशन यानी निर्धारण को योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उनके समर्थक मुख्य अवधारणाएं मेजर कॉन्सेप्ट्स। एक तरफ है दोस्तों मुख्य प्रतिपादक, ठीक है, धारणाएं हैं और अवधारणाएं हैं और उनके प्रतिपादक हैं। पहला है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा, वर्धा शिक्षण प्रणाली महात्मा गांधी। दूसरा प्राकृतिक वातावरण में सीखना और प्रकृति से सीखना रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 3 समाकल शिक्षा दोस्तों श्री अरविंदो। नंबर 4 दोस्तों भारतीय दर्शन शास्त्र के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, प्रतिपादक थे। आगे दोस्तों नंबर 5 मानव मस्तिष्क प्रपांतरण मानव मस्तिष्क प्रपांतरण के लिए शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। आगे 6वां नंबर दोस्तों अनुभवात्मक अधिगम जॉन डेवी, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब, एक्सपेरिमेंटल होता है अनुभवात्मक मतलब अनुभवात्मक अधिगम जॉन डेवी। नंबर 7 व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से आत्मशिक्षण मारिया मोंटेसरी। नंबर 8 दोस्तों बाल विहार, आत्म गतिविधि, सृजनात्मकता और सामाजिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना फ्रोएबेल, ठीक है, प्रतिपादक थे, फ्रोएबेल प्रतिपादक थे और यह अवधारणा था। आगे दोस्तों नंबर 9 कोई औपचारिक शिक्षण नहीं, प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है। यह रूसो प्रतिपादक थे, उनकी अवधारणा थी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा कक्षा में छात्र व्यवहार नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव, इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट बिहेवियर कंट्रोल इन क्लास, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। चलिए ये देखते हैं समूह व्यवहार को नियंत्रित
व्यवहार को नियंत्रित करना शिक्षक के लिए काफ़ी पूर्वक कार्य है। भौतिक वातावरण से परे कक्षा के वातावरण में सामाजिक और भावात्मक पहलू भी सक्रिय रूप से शामिल है। कक्षा भी एक प्राणी की भांति महसूस करती है। छात्र भी ऐसे वातावरण में पनपते हैं जहां वे सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति में समान रूप से विश्वास रखते हो। शिक्षा संस्थानों के मुख्याध्यापक एवं प्रबंधन इसके लिए उचित पहल करें। यह निश्चित रूप से सदैव से शिक्षकों के लिए एक आसान कार्य नहीं है, परंतु कई सकारात्मक रणनीतियां हैं जो शिक्षा के लिए उचित पर्यावरण को संरचित करने में सहायक होती हैं। ठीक है। शिक्षक की कक्षा में प्रारंभिक सत्र में अभिवृत्ति बनी एटीट्यूड और कार्य यानी एक्शन भविष्य के लिए कक्षा की रूपरेखा तैयार कर देते हैं। ठीक है। आगे दोस्तों, नेट परीक्षा में कक्षा में अनुशासनहीनता और इसके समाधान से संबंधित अनेक बार प्रश्न पूछे गए हैं। लाइन को दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा और इसका पेज नंबर कोट कर लीजिएगा। जब मैं आप लोग पढ़िएगा तो इस टॉपिक को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बात लिखा गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मनोवैज्ञानिक पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। यह मूलतः शिक्षण कार्य चातुर्य से संबंधित है। इसमें शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि शिक्षार्थियों की भावना या वे शारीरिक रूप से चोटिल ना हो। यदि कोई दंड हो तो उचित और निष्पक्ष होना चाहिए और कभी जानबूझकर दिया हुआ गोचर नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे है दोस्तों, हर शिक्षक इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि वह शिक्षण उद्देश्यों को भली भांति पूरा कर सके। उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी दांव पर रहती है। फिर भी कई बार अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति को निम्नलिखित उपायों से निपटाया जा सकता है। आगे दोस्तों, पहला पॉइंट, अगर शिक्षक अनुशासनहीनता पर तुरंत उचित कार्यवाही ना करे तो वह शिक्षार्थी का स्वभाव बन सकता है। नंबर 2, यदि कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो तो शिक्षक को तुरंत शिक्षण रोक देना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में यह संदेश जाता है कि शिक्षक शिक्षण को लेकर गंभीर है और कक्षा में दुर्व्यवहार सहन नहीं करेगा। आगे दोस्तों नंबर 3 पॉइंट, अगर कक्षा उत्तरोत्तर अनुशासनहीन बनती जाए तो यह इस बात की ओर इंगित करता है कि पाठ्य वस्तु या उसको सिखाने का ढंग नीरस है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपनी कार्यनीति में तुरंत परिवर्तन लाना चाहिए। वह छात्रों को ऐसे कार्य में संलग्न करे जिसमें उनका हित एवं रुचि हो। उदाहरण के लिए उन्हें किसी लिखित कार्य में लगा दें। नंबर 4, यदि एक विशेष छात्र अनुशासनहीन हो तो शिक्षक उसे कक्षा के बाहर भी परामर्श दे सकता है। नंबर 5, शिक्षक विशेष परिस्थितियों में छात्रों के अभिभावकों से भी वार्तालाप कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारी जानकारी के लिए दोस्तों, हास्य का कक्षा में प्रयोग। ठीक है, हास्य उत्पन्न करना भी एक कला ही है।
हास्य को विज्ञान भी कहा गया है। यह एक प्राकृतिक सार्वभौमिक क्रिया है। कक्षा का हास्यमय होना शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार से लाभकारी है। आज के युग में जबकि जीवन जटिलतर होता जा रहा है, हास्य से मानसिक तनाव कम होता है और मन को विश्राम मिलता है। ठीक है, आगे हर शिक्षार्थी मुस्कुराहट और हास्य प्रवृत्ति वाले शिक्षक की सराहना करता है। हास्य कला एक संक्रामक प्रक्रिया है जो कि संबंधों को सुदृढ़ बनाती है। यह एक प्रभावी विज्ञापन रणनीति है। कार्टून की सहायता से शिक्षण एक बहुत प्रभावी विधि है। आगे दोस्तों, संक्षेप में कहें तो कक्षा में छात्र हास्यजनक उपाख्यानों से आनंदित रहते हैं। मस्तिष्क अधिक क्रियाशील होता है। पाठ्यवस्तु से होने वाली निरस्ता की संभावना कम हो जाती है और इससे कक्षा में छात्र उपस्थिति बढ़ती है। परंतु हास्य कितनी मात्रा में हो और किस स्तर का रहे, पाठ्य एवं हास्य में संतुलन बनाना एक शिक्षक के लिए चुनौती है। उसको समय समय पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र अनुशासन में भी रहे। आगे, जब भी हम जीवन में धनात्मक परिवर्तन चाहते हैं, इसका अर्थ है कि हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। ठीक है, आगे कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। नंबर 1, यदि कोई प्रश्न बहुत ही सरल या अल्पमति वाला हो तब भी उसे ऐसा चिन्हित करना उचित नहीं होगा। शिक्षार्थी को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ और तथ्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। नंबर 2, पूछे गए प्रश्नों के लिए प्रतिपुष्टि करना आवश्यक है, जैसे कि शाबाश, प्रश्न रोचक या रचनात्मक है, आपने काफ़ी अध्ययन किया हुआ है आदि। इससे सभी छात्रों को प्रेरणा मिलती है और कक्षा का वातावरण सकारात्मक बनता है। शिक्षक को यह संदेश देना चाहिए कि अच्छे प्रश्न पूछना उनके विचार और ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। शिक्षक को कम या प्रश्न ना पूछने वाले विद्यार्थियों के साथ समानुभूति एम्पैथी होनी चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि वे सहजता से प्रश्न पूछ सकें। ठीक है, आगे दोस्तों, केवल कुछ ही विद्यार्थियों को कक्षा में आधिपत्य स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हर विद्यार्थी को प्रश्न पूछने का समान अवसर मिलना चाहिए। नंबर 4, यदि एक शिक्षक होने के नाते आपने कोई कठिन प्रश्न पूछ लिया और विद्यार्थियों से कोई उत्तर नहीं मिल रहा तो शिक्षक को या तो कोई संकेत देना चाहिए या उस प्रश्न के कठिन भाग से संबंधित ऐसी जानकारी दें ताकि विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न हो। शिक्षक यह कह सकता है, शायद इसको मैंने पहले कुछ शीघ्रता से वर्णित किया, हम इस पर दोबारा चर्चा करेंगे इत्यादि। आगे दोस्तों, 5वां पॉइंट, विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बनाए उत्तर नहीं देने चाहिए। शिक्षक को ऐसी स्थिति देनी चाहिए कि उन्हें स्वयं ही उत्तर मिल जाए। प्रश्न को कुछ छात्रों के समूह के सामने भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वे इस पर चर्चा करें और तत्पश्चात उत्तर तक पहुंचने में सुगमकर्ता का कार्य करें। आगे दोस्तों, नंबर 6 पॉइंट, यदि एक ही प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हों
तो शिक्षण नीति का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। शिक्षक यह कह सकता है कि कभी-कभी मुझसे एक विषय वस्तु से दूसरी पर जाने में शीघ्रता हो जाती है। शिक्षक को ऐसा कहने से बचना चाहिए कि मैंने समझाया जब मैंने समझाया आपने ध्यान नहीं दिया, या इसको पहले भी बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। ऐसा करना विद्यार्थियों द्वारा नकारात्मक रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, आगे दोस्तों, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी, आइए इसको देखते हैं दोस्तों। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी अधिगम एक मौलिक, सतत और एक आजीवन प्रक्रिया है। यह हम मानवों के आंतरिक और बाह्य पर्यावरण में सफल अनुकूलन के लिए भी आवश्यक है। यह अधिगमकर्ता की बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए। यहाँ हम सबसे पहले किशोरावस्था और वयस्कावस्था में सीखने की अवधारणाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके बाद दोनों की तुलना करते हैं। आगे दोस्तों, किशोर अवस्था। ठीक है, आइए देखते हैं। किशोर अवस्था का अर्थ है पहचान प्राप्त करने के लिए उभरना। यह मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय है। यह एक आयु नहीं है, लेकिन एक मंच है। इसे 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। पहला दोस्तों, प्रारंभिक किशोरावस्था 10 से 12 वर्ष। हाथ, पैर और बाद में अन्य अंगों में वृद्धि होती है। यहाँ स्वतंत्रता और गोपनीयता की मांग रहती है, इसलिए संघर्ष की भी भावना है। दूसरा दोस्तों, मध्य किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष। विशेष रूप से लड़कियों के शारीरिक और आनुवंशिक विकास होते हैं। लड़कियों के व्यक्तिगत कौशल में तेज, निष्ठा और प्रतिबद्धता अधिक विकसित होती है। व्यवसाय और शिक्षा के लिए निर्णय किए जाते हैं। युवावस्था के विकास का शारीरिक प्रभाव आत्मचित्र में सम्मिलित हो जाते हैं। नंबर 3 दोस्तों, देर से किशोरावस्था 16 से 19 वर्ष। यह वयस्कता की ओर एक परिवर्तन है। किशोरावस्था के अंत में करियर के फैसलों का पता लगाया जाता है। बच्चा धीरे धीरे परिवार में लौटता है, एक नए उद्देश्य के साथ। आगे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के बीच की आयु को किशोरावस्था के रूप में, आगे देखते हैं, किशोरावस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। हॉल ने किशोरावस्था का वर्णन तूफान और तनाव अवधि के रूप में किया है, जो आधुनिक समाजों में बढ़ती विकास अवधि को दर्शाता है। इस अवधारणा को मार्गरेट मीड ने भी मान्यता दी थी। शैक्षिक रूप से किशोरावस्था उच्च विद्यालयों और प्रारंभिक कॉलेजों में बिताया जाने वाला समय है। आगे दोस्तों, मनोवैज्ञानिक रूप से यह संक्रमण का काल है, जिसके दौरान संज्ञानात्मक, शारीरिक, व्यक्तित्व और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। आगे दोस्तों, सामाजिक रूप से यह आश्रित बच्चों के आत्मनिर्भर वयस्क में परिवर्तित होने की अवधि है। चिकित्सा की दृष्टि से किशोरावस्था की शुरुआत शरीर के विकास के साथ हार्मोनल परिवर्तन से होती है। भारत में किशोर पश्चिम देशों की तुलना में कई वर्षों तक अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। भावात्मक निर्भरता को विलंबित किशोरावस्था के रूप में भी कहा जाता है, जो 21 वर्ष तक और यहाँ तक कि 25 वर्ष तक भी हो सकता है।
ओके दोस्तों, आगे है शैक्षिक उपलब्धियाँ। क्या पढ़ेंगे? शैक्षिक उपलब्धियाँ। आइए देखते हैं। किशोर स्कूल में अधिक समय व्यतीत करते हैं। किशोर अवस्था के दौरान शैक्षणिक उपलब्धि की भविष्यवाणी पारस्परिक आंतरिक प्रेरणा और संस्थागत कारकों द्वारा की जाती है। यह भविष्य के करियर के अवसरों के लिए मंच निर्धारित कर सकता है। खेल, कला और शिल्प भी कुछ भूमिका निभाते हैं। इस चरण में माता-पिता द्वारा बच्चे पर अधिक से अधिक ध्यान देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। आगे मालकॉम नोल्स ने वयस्क शिक्षार्थियों की निम्नलिखित विशेषताओं की पहचान की है। आगे दोस्तों, नंबर 1 पहचान की है, अधिक स्वायत्त और स्वनिर्देशित। एक सेकंड दोस्तों, ये लोग परेशान कर रहे हैं आज। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा अगर ये लोग शोर मचाएंगे तो। नंबर 1 अधिक स्वायत्त और स्वनिर्देशित। नंबर 2 लक्ष्य उन्मुख और व्यवहारिक। नंबर 3 प्रासंगिकता उन्मुख और कुछ सीखने के लिए कम से कम एक कारण देखें। नंबर 4 वयस्कों को सम्मान दिखाया जाना चाहिए। वयस्क प्रशिक्षकों को उन अनुभवों के धन को स्वीकार करना होगा जो वयस्क प्रतिभागी कक्षा में लाते हैं। आगे दोस्तों, आजकल के बच्चे अधिक जानते हैं, अधिक सीखते हैं और अधिक चाहते हैं। यह तर्क घर्षण और दुख पैदा कर सकता है जो सभी को अपने माता पिता की अपेक्षाओं से भी अधिक अग्रणी बनाते हैं। वयस्क स्वेच्छा से सीखते हैं। जो बड़े होते हैं दोस्तों, वो स्वेच्छा से सीखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों, हम लोग क्या थे? हाँ, वयस्क स्वेच्छा से सीखते हैं। उन्हें नए कौशल का अभ्यास करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं और सीखने के लिए कम समय है। वे भागीदारी से सीखना पसंद करते हैं। उनके पास अपना आत्मसम्मान और अहम की भावना है। वे परिणामों के संदर्भ में सीखने का मूल्यांकन करते हैं। आगे दोस्तों, वयस्क शिक्षा एंड्रागॉजी नामक एक दर्शन पर आधारित है जो वयस्कों के अधिगम ग्रहण करने की कला और विज्ञान है। ठीक है, क्या करें दोस्तों, जानवर हैं। चलिए, जानवर हैं तो चिल्लाएंगे ही। आगे दोस्तों, वयस्क शिक्षण के मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू किए जाने से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला, लोग जो जानते हैं उसमें परिवर्तन होता है। नंबर 2, क्या कर सकते हैं में परिवर्तन। नंबर 3, लोग क्या सोचते हैं उसमें परिवर्तन आता है। नंबर 4, लोग वास्तव में क्या करते हैं उसमें परिवर्तन होता है। आगे दूसरे शब्दों में इस प्रकार के शिक्षण में अधिगमकर्ता के ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल पर बल दिया जाना चाहिए। आगे है दोस्तों, सामाजिक विकास। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। आगे है, बंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल प्रयोग किया। बंडूरा द्वारा एक बालक
को 3 तरह की मूवी दिखाई गई, जिसमें से प्रथम मूवी सामाजिक मूल्य पर आधारित थी। इसको देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। इसी प्रकार दूसरी प्रेम पर तथा तीसरी हिंसात्मक थी। इसमें सामाजिक अधिगम के 4 उपाय बताए हैं। ठीक है, पहला दोस्तों ध्यान, दूसरा अवधारणा, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण रिप्रोडक्शन, चौथा पुनर्सुधार रिहैबिलिटेशन। आगे दोस्तों सामाजिक अधिगम के निम्न 4 कारक बताए गए हैं। ठीक है, पहला अभिप्रेरणा मोटिवेशन, दूसरा स्व नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल, तीसरा स्व विवेक सेल्फ डिस्क्रिएशन, नंबर 4 स्व निर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन, पांचवा स्व अनुक्रिया सेल्फ रिस्पॉन्स। ठीक है, संभवतः बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद को ही माना गया है। बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित करने से उस बालक में वांछित गुणों का समावेश किया जा सकता है। सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है। बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए तथा अनैतिक मॉडल से बचना चाहिए। मार्गरेट मीड ने किशोरों के व्यक्तित्व के विकास में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मीड ने तूफान और तनाव को आगे शांत और क्रमिक रूप से बचपन से वयस्कता में संक्रमण और वयस्क भूमिकाओं की एक आसान स्वीकृति के रूप में माना। यह एक समाज में अपेक्षाकृत तनाव मुक्त क्षेत्र है। हेरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड ने किशोरावस्था को एक सांस्कृतिक घटना के रूप में भी वर्णित किया है। किशोरावस्था का सांस्कृतिक पहलू बताता है कि 2 मुख्य घटक है। पहला एक तेजी से बढ़ता हुआ जीवन, दूसरा बच्चे और वयस्क की भूमिकाओं के बीच बढ़ती अतिव्याप्ति। आगे है संघर्ष, मूल्यों, भावात्मक तनाव और अत्यधिक दृष्टिकोण का सामना करते हुए किशोरों को बुरा लग सकता है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और व्यक्तिगतकरण के साथ बाल अपराधों की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। तीव्र विकास और संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों के साथ स्वयं और दूसरों के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बढ़ती जागरूकता आदि को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि किशोरावस्था एक संक्रमणकालीन अवधि है। आगे है किशोरावस्था में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला है दोस्तों आत्म अवधारणा या स्वयं की पहचान के लिए खोज है। दूसरा निर्णय लेने के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग है। तीसरा वे सही मूल्यों और गलत मूल्यों के बारे में अधिक सोचते हैं। चौथा पीयर प्रेशर भी बढ़ता है। आगे 5वां नंबर दोस्तों वे विभिन्न तरीकों से संवाद कर रहे हैं। इंटरनेट, सेल फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से इस अवस्था के दौरान समाजीकरण प्रभावित होता है। ठीक है, आगे दोस्तों प्रभावित होता है। आगे है सहकर्मी समूह मुख्य रूप से एकल सेक्स से मिश्रित सेक्स तक विकसित होते हैं। दीर्घ अवधि तक प्रतिबद्धता के बजाय रोमांटिक रिश्ते ज़्यादातर अल्पकालिक होते हैं।
ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल की वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का भाग 5 लाएंगे, जिसका टॉपिक रहेगा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सही टाइम पे मिल सके। ओके, और शेयर करना दोस्तों आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कर भला तो हो भोला। अगर आप भला करेंगे दूसरों का तभी आपका भला होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, लव यू दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए।